इकट्ठा है, तो इस बायोमास को मैंने कहा हाथ से हटाइए, तो हाथ से हटा दीजिए आप। जब हाथ से हटाएंगे तो नीचे ये भुरभुरी मिट्टी मिलेगी जो हाथ से बटोरने लायक होगी। भला इसमें खुरपी फावड़ा चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से, इतनी पल्वराइज मिट्टी है ये, हाथ से उठा करके आप ले सकते हैं। इस प्रकार की मिट्टी लेनी है। मिट्टी कितनी लेनी है, विषय आता है मिट्टी कितनी ली जाए, जीवामृत कितना बनाया जाए। इस पर मैं कहता हूं किसान को ये तय करना होता है कि तुम्हारे पास ज़मीन कितनी है। चूँकि 1 एकड़ ज़मीन के लिए हमको 20 लीटर जीवामृत चाहिए। अब अगर किसी के पास 1 ही एकड़ ज़मीन है तो 2-3 किलो मिट्टी ले लेगा। तो पहले ये डिसाइड करना होता है कि ज़मीन कितनी है और बनाना कितने दिन में है। अब अगर आपको अप्रैल मई में ये बात समझ में आए, जुलाई में फसल, जुलाई से हम खरीफ बोते हैं, अगर 2 महीने का समय हो, 50 दिन का, तो मिट्टी 2-3 किलो लेनी है और एक ड्रम में 25-30 लीटर पानी डालना है, 2-3 किलो मिट्टी डालना है और 10 लीटर पर 1.5 किलो चीनी, 15% चीनी रखनी है। अगर पानी आपने 30 लीटर लिया है तो 1.5 किलो चीनी, 20 लीटर लिया है तो 3 किलो चीनी, 30 लीटर लिया है तो 4.5 किलो चीनी। चीनी या गुड़, दो में कोई एक चीज़। अब पहले मैं कभी आटा भी बता देता था, आटा भी ले सकते हैं, लेकिन जब समय आपके पास ज़्यादा हो तो आटा भी ले सकते हैं। आटे का मित्र ये है कि आटा जो है ना 30-35 दिन तक टूटता नहीं है। शुगर में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक उसको माइक्रोब्स नहीं खाएंगे। चीनी और गुड़ तुरंत घुल जाता है तो तुरंत बैक्टीरिया के काम आने लगता है। तो 1 एकड़ ज़मीन के लिए 2 किलो मिट्टी लेनी है और 20 लीटर पानी डालना, 3 किलो चीनी या गुड़ डालना है। अब इसी हिसाब से गुणा कर लीजिए। कोई 5 एकड़ ज़मीन है तो उसको 10 किलो मिट्टी लेनी है और 15 किलो चीनी लेना है। 10 एकड़ मिट्टी है, एकड़ ज़मीन है तो मिट्टी का मात्रा 20 किलो ले लो और 30 किलो चीनी कर लो, एक ड्रम में डाल देनी। उद्देश्य क्या है मित्र? उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पीछे के समय में जो आपने पेस्टिसाइड डाले हैं, यानी दीमक मारने के लिए, वाइट ग्रब मारने के लिए, निमेटोड्स मारने के लिए जो दवाएं डाली हैं, जब इस मिट्टी में पेस्टिसाइड आते हैं तो इसकी पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को, यानी इसके बायोलॉजिकल जो कैरेक्टर हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। यानी कि इस मिट्टी में कोई जीवाणु, जीव नहीं बचता। तो हमने अपने खेतों में पेस्टिसाइड डाल करके ज़मीन को मृत कर दिया, मतलब उसको मार दिया, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। अब जहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है मिट्टी की, अब वहाँ अगर कोई बायोमास, जैसे ये बायोमास है, ये पत्ते हैं, फिर वो पत्ते पड़े रहेंगे, वो सड़ते नहीं हैं। कार्बन तो बन जाते हैं लेकिन वो ह्यूमस यानी जीवांश में नहीं बदलते। तो मित्र क्या है कि जब इस ज़मीन के बायोलॉजिकल जो गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं तो फिर ज़मीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। फिर हमको रासायनिक उर्वरक डालने पड़ते हैं, फिर फसलों में बीमारियां लगती हैं तो फंजीसाइड डालने पड़ते हैं। और जब हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो यूरिया, डीएपी का, यानी नाइट्रोजन और फास्फेट का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ, तो उसकी वजह से फिर इंसेक्ट भी लगते हैं और ये सिलसिला शुरू हो जाता है किसान की बर्बादी का।
अब मैं किसानों से कहता हूं कि अगर आबाद होना है, अगर कर्ज से मुक्ति पानी है, अगर स्वस्थ रहना है, तो अपनी ज़मीन को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने मिट्टी ले ली और इसको एक ड्रम में डालेंगे, पानी भरेंगे और चीनी डाल देंगे, बस मेरा जीवामृत बन जाएगा। तो मैंने 2 चीज़ें बताई कि कितना बनाना है और कितने दिन में बनाना है। अब जैसे समय बहुत कम है, मान लो अब रबी का सीज़न आ रहा है, किसी किसान को कहता है साहब 15 दिन के बाद मुझे गेहूँ बोना है और 10 दिन के बाद वो पलेवा करेगा, तो ये भरे हुए पानी में डालना है जीवामृत। तो उसके पास समय बचा 10 दिन और ज़मीन है उसके पास 5 एकड़। तो अभी मैंने बताया 5 एकड़ ज़मीन है और जीवामृत बनाना है तो उसको 10 किलो मिट्टी चाहिए, क्योंकि 10 किलो मिट्टी में जितने माइक्रोब्स होंगे वो माइक्रोब 40-45 दिन में 100 लीटर पानी में डेवलप हो पाएंगे। अब हमको बनाना है मात्र 10 दिन में, तो हम मिट्टी की मात्रा 3 गुना कर देंगे, यानी 30 किलो कर देंगे। तो माइक्रोब्स इस मिट्टी में ज़्यादा हैं, बेनिफिशियल जो माइक्रोब्स हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो 10 दिन में बन जाएगा। अक्सर मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ। कई किसान कहते हैं साहब आप आटा बताते थे, तो हमने कहा आटा बताते थे, जब आपको बहुत समय होता है तो आटा भी डाल सकते हो, आप गरीब हो तो आटा डाल सकते हो। भाई चीनी नहीं आप खरीद पा रहे उतनी, तो आधा चीनी आधा आटा, आधा गुड़ आधा आटा। लेकिन अगर आप खरीद सकते हो, डाल सकते हो, तो चीनी या गुड़ ही डालिए। अब मैंने मिट्टी ले लिया, अब इसको एक ड्रम में डालूंगा और पानी भर दूंगा और चीनी डाल दूंगा। डेली उसको एक बार डंडे से मैं चला दूंगा। चलाते इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो नमी में अपनी क्रिया करते हैं। पानी की मिट्टी में जो नमी थी उस नमी से ऑक्सीजन लेते हैं, अनएरोबिक माइक्रोब्स कहते हैं। तो अनएरोबिक माइक्रोब्स का मतलब ये कदापि ना समझें कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ऑक्सीजन की ज़रूरत तो होती है, लेकिन उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पानी वाली ऑक्सीजन से। तो हिलाना इसलिए पड़ता है कि ताकि पानी में ऑक्सीजन का लेवल घटने ना पाए। नहीं हिलाएंगे तो कोई बात नहीं, उनका मल्टीप्लिकेशन जो रेट है, उनको मल्टीप्लाई करने की जो गति है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। हिलाते रहेंगे तो तेज़ी के साथ वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि हमको तो जल्दी बनाना है तो इसलिए उसको हिलाना डेली है। मित्र, ये कहानी है जीवामृत की। जब हम कहते हैं इसको डालना कितना है, तो 20 लीटर 1 एकड़ में पर्याप्त है। कई किसान कहते हैं साहब इसको ज़्यादा डालने, तो हमने कहा ज़्यादा डाल के क्या फ़ायदा, जब 20 लीटर मैंने सोच समझ के मात्रा बताई है कि 1 एकड़ में 20 लीटर ही पर्याप्त है। किसी किसान ने कहा कि साहब हमारे खेत में पानी नहीं भरा है, नमी है और हमें चना बोना है, तो फिर मैं क्या कहता हूँ, ये लिक्विड वाला जीवामृत गोबर की खाद में, ये जैसे इसको सूखी हुई गोबर की खाद मान लीजिए, ऐसी खाद जो ऐसे ऐसे हो, तो सूखे हुए गोबर में 100 किलो गोबर में 20 लीटर जीवामृत मिलाएंगे और फिर खेत में ले जाएंगे और ऐसे से बिखेर देंगे जैसे यूरिया छिड़कते हो, और फिर पीछे से जुताई कर दोगे। मुद्दा ये है कि जो बेनिफिशियल माइक्रोब जिनका मैंने डेवलपमेंट किया है वो खेत में इनाकुलेट करना है। अगर खेत में पानी भरा है और हम 10-20 लीटर की बाल्टी लिए, 40 जगह आधा आधा लीटर फेंका है, तो पानी के साथ मिल करके वो अपने स्थान पर चले जाएंगे। कई किसान कहते हैं साहब बारिश का सीज़न है, मेरे खेत से पानी बहता है तो ये बैक्टीरिया बह नहीं जाएंगे। हमने कहा कि ड्रम में जब मैं रखता हूँ तो इनकी मजबूरी है ड्रम में रहना, पानी में रहना। बेसिकली ये बैक्टीरिया, ये माइक्रोब्स पानी में नहीं रहते, ये तो ज़मीन में जो कार्बन पड़ा होता है वहाँ चले जाते हैं। तो अब जब पानी भरे हुए पानी मैंने डाला तो पानी में नहीं रुकेंगे, ये अपने भोजन की तलाश में भागेंगे। ड्रम में तो चीनी थी तो वहाँ तो चल ठीक था, लेकिन जब मैंने ज़मीन में डाल दिए तो अब ये ज़मीन के ऊपर जो पानी भरा 3 इंच 4 इंच वहाँ नहीं रहेंगे, फिर वो अपने भोजन की तलाश में जाएंगे। तो ज़मीन में जो कार्बन का हिस्सा है ना, जैसे ये कार्बन ही मानिए, जो चीज़ सड़ने के बाद ब्लैक कलर की हो जाती है उसको कार्बन बोलते हैं। तो ये कार्बन के जो पार्टिकल्स होंगे वहाँ जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे और करते क्या है, उस कार्बन को चाटते हैं नमी की दशा में, अपनी संख्या बढ़ाते। जैसे यहाँ चीनी खा करके संख्या बढ़ा रहे थे, वहाँ कार्बन खा के संख्या बढ़ाएंगे।
और जब कार्बन खा के संख्या बढ़ाएंगे तो वहाँ मरते भी हैं। इनकी लाइफ साइकिल 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, 24 घंटा, इतनी इनकी लाइफ साइकिल है। तो खाते हैं और मरते हैं। जब ये मर जाते हैं तो मरे हुए जीवों के अंश को कहते हैं जीवांश। आप मिट्टी की जांच कराते हो तो उसमें लिख के आता है आपके खेत में जीवांश कार्बन 0.3% है। एग्जैक्टली मित्र क्या है कि कार्बन की जांच होती है लैब में, जीवांश की जांच तो होती ही नहीं है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी लैब नहीं बनी है जो जीवांश की जांच कर दे। लेकिन एक शब्द है, चूंकि फसलों के लिए जीवांश कार्बन जरूरी है, यानी जीवांश कार्बन जरूरी नहीं है फसलों के लिए। कार्बन खेत में होना चाहिए। कार्बन जीवाणुओं का भोजन है, और जब जीवाणु मरेंगे तो मरे हुए जीवाणुओं का जो अंश है वो फसलों का भोजन है। तो ये कार्बन खाते हैं और मरते हैं तो जीवांश बनता है, और जीवांश फसलों का भोजन है। तो हमें फिर अगर खेत में हमने कार्बन की मात्रा बढ़ा दी और जीवामृत के जीवाणु डाल दिए तो फिर हमको केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि मित्र इसमें जो लाखों प्रकार के माइक्रोब्स हैं, जैसे अभी बायो फर्टिलाइजर के केस में क्या होता है कि राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, सुडोमोनास, ऐसे चंद नाम लिए जाते हैं। तो ये चंद नहीं है यहाँ जमीन में, इनकी संख्या हजारों में, लाखों में है। लाखों प्रकार की स्पीसीज माइक्रोब्स की जमीन में रहती हैं। अब एक शब्द है निगेटिव और पॉजिटिव का। ये तो शब्द इंसान ने रखा है। फसल में जो पैथोजन बीमारी फैलाते हैं उनको मैं निगेटिव कह देता हूं। लेकिन प्रकृति की एक व्यवस्था ऐसा निगेटिव पॉजिटिव दोनों रहने चाहिए। लेकिन सॉइल अगर रिच है, कार्बन खूब है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बेनिफिशियल माइक्रोब्स की संख्या बहुत है, वो निगेटिव पैथोजन पर वहीं कंट्रोल बना लेते, यानी बीमारी लगने ही नहीं देते। तो पॉजिटिव माइक्रोब जब होते हैं तो फसलों में जो भूमि जनित बीमारियां लगती हैं वो भूमि जनित बीमारियां नहीं लगती। तो आपका फंजीसाइड बच गया। और जीवांश में क्या है, जीवांश में सारे प्रकार के पोषक तत्व है। तो जब पौधे को संतुलित पोषण मिलता है तो कोई कीड़ा भी मतलब कम लगता है। मान सकते हैं जैसे मैं कहूँ कि कोई नहीं लगता, तो ऐसा नहीं है, लगेंगे लेकिन उनका अटैक कम होगा, उनका प्रभाव कम होगा। तो हमें इंसेक्टिसाइड की भी ज़रूरत नहीं है। तो ना मुझे फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, ना मुझे फंजीसाइड की ज़रूरत है, ना मुझे इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है। जब ज़मीन में मित्र ह्यूमस की मात्रा 1% से ज़्यादा हो जाती है तो उसको ज़मीन को पानी की भी ज़रूरत नहीं है। ज़मीन को बहुत ज़्यादा जुताई करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ, ये ऐसे से करूँगा, देखिए आप, राकर मिट्टी है। हम अगर इसमें बीज बो दें ऐसे ही तो हमें जुताई की क्या ज़रूरत है। इसीलिए लोग कई बार कहते हैं जीरो टिलेज, यानी जुताई करनी ही ना पड़े। लेकिन चलिए, मैं नहीं कहता हूँ जुताई ना करनी पड़े, लेकिन एक जुताई करके मैं बीज बो सकूँ तो खर्चा मेरा घट गया। 4 जुताई के जगह 1 जुताई कर दिया, 6 पानी की बजाय मैंने 2 पानी लगा दिया। यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर मुझे डालना नहीं पड़ा। मेरी फसल में कोई बीमारी लगी नहीं, मेरी फसल में कोई कीड़ा लगा नहीं। तो होता क्या है मित्र, जब ये धरती माता रिच होती है, समझ लेना, ये माँ है, और ये माँ अगर संपन्न है, समृद्ध है, खुशहाल है, तो आप समझ लीजिए ये इससे जो फसल बोएंगे, फल बोएं, सब्जी बोएं, अनाज बोएं, जो कुछ भी बोएंगे, उसकी जो उपज मिलेगी उसमें स्वाद बहुत ज़्यादा होगा, टेस्ट वैल्यू। दूसरा, उसमें पोषण की गारंटी होगी, यानी कंप्लीट पोषण है। आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप बीमार नहीं होंगे। मित्र, अगर ये धरती मेरी बीमार हो जाती है, धरती में जीवांश कार्बन कम हो गया, धरती में माइक्रोब्स कम हो गए, धरती में हार्डनेस आ गई, कठोर हो गई, वायु संचार कम हो गया, तो जानते हो कितनी प्रॉब्लम है। तो जुताई ज़्यादा करनी है, पानी बहुत लगाना है, फर्टिलाइजर डालना है, फिर बीमारी लगेगी, फंजीसाइड डालना है, फिर कीड़ा लगेगा, इंसेक्टिसाइड डालना है, फिर भोजन में स्वाद नहीं है, फिर वो जो भोजन खाया मैं बीमार हो गया और अस्पताल में चला गया। मित्र,
मैं कहता हूँ माँ को बचा लीजिए। और एक मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि एक अपनी माँ एक स्त्री है जो गर्भवती है, अगर लोग उसका ख्याल नहीं रखते हैं और वो गर्भवती है, मतलब उसको हंसाते नहीं हैं, उसको रुलाते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, अनाचार दुराचार करते हैं। अब गर्भवती है तो बच्चा तो होगा, 9 महीने के बाद बच्चा हो गया। अब वो बच्चा बीमार है साहब, अब उसके घर वाले उस बच्चे को खुश रखना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इस डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, उस जोशी के यहाँ ले जाएंगे, उस साधु के यहाँ ले जाएंगे, उस पंडित के यहाँ ले जाएंगे, ऐसा करते रहते हैं। होता क्या, नतीजा जीरो। उनको ये समझ में नहीं आता कि बच्चा चूंकि माँ के आंचल का दूध पीता है, अगर माँ हंस देगी, उसका माँ खुश हो जाएगी, माँ अच्छा खाएगी तो दूध ज़्यादा निकलेगा, दूध में अच्छे गुण होंगे, मतलब खुशहाली के गुण होंगे, तो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। इतनी बात किसी व्यक्ति को समझ नहीं आती है। ठीक इसी प्रकार इस फसल उत्पादन का किस्सा है। फसल जमीन का बच्चा है और उस फसल को ये जमीन पालती है। अब जमीन को मैंने इतना खराब कर दिया लालच के चक्कर में कि जमीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब वीक हो गई। अब जब जमीन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वीक हो गई, अब आप उसमें फसल बोएंगे तो फसल की ग्रोथ नहीं होगी, तो फिर शुरू होगा सिलसिला यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर का। फिर फसल में बीमारी लगेगी तो फिर शुरू होगा फंजीसाइड का खेल। फसल में कीड़े लगेंगे तो फिर शुरू होगा इंसेक्टिसाइड का खेल। और फिर खेल क्या होगा कि आप जब दाल सब्जी रोटी खाएंगे तो उसमें टेस्ट वैल्यू नहीं होगी और फिर आप बीमार हो जाएंगे। मित्र, जब कोई बीमार होता है आदमी तो उसको जानते हो मेडिसिन के नाम पर क्या दिया जाता है? सप्लीमेंट्री फूड, यानी दवाओं के नाम पर जो हम खाते हैं, कभी आयरन खाते हैं, कभी जिंक खाते हैं, कभी सल्फर खाते हैं, कभी मैग्नीज खाते हैं, कभी मैग्नीशियम खाते हैं, कभी ऐसा चलता है ना। प्रश्न ये है कि जिस जिस सप्लीमेंट्री फूड को मैं खा रहा हूं वो मेरे भोजन में नहीं है। भोजन में क्यों नहीं है? क्योंकि धरती में नहीं है। अब ऐसी दशा में जब जमीन बीमार होती है तो सबके कारोबार चलते हैं, यानी सबके कारोबार चलते हैं। गरीब जनता पिसती है, गरीब किसान मरता है। आज यही तो हुआ। देश में फल की, सब्जी की, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं, किसानों ने इतना ज्यादा पैदा कर दिया। लेकिन है क्या कि किसान कर्ज में है। दूसरा, वो जो फल अनाज सब्जी खाया जा रहा है, जो खा रहा है वो बीमार है। तो मुद्दा एक ही था मित्र कि हमारी धरती खराब है। माँ, ये माँ ही सबको पालती है और इसी को मैंने खराब कर दिया। जब ये खराब हो गई तो पशु बीमार, इंसान बीमार, फसल बीमार। इसलिए मैं देश के किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि बाजार में 1 रुपया नहीं ले जाना। ये ऐसा ज्ञान है कि आपने अगर जमीन को अच्छा बना दिया तो बाजार में 1 रुपया नहीं ले जाना। अब प्रश्न है, बनेगी कैसे अच्छी? तो बनेगी ये तब जब आप इसको तहे दिल से कहोगे, आज संकल्प लोगे कि हाँ, जमीन ही मेरी माता है, जमीन के ऊपर ही मेरी जीवन निर्भर है। अब हमें जमीन को मुस्कुरा देना है, जमीन को हंसाना है, जमीन को खुश करना है। जमीन की तीनों प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को रिच करना है। तो कैसे रिच होगा? 2 चीजें बोलता हूं। जाने अनजाने पेस्टिसाइड डाल करके जिन जीवाणुओं को मारा है, वो जीवाणु जंगल से मिट्टी ला करके जीवामृत बनाइए और जमीन में इनोकुलेट कर दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, जीवाणु ढेर सारे हो गए, मैंने जीवाणु सारे के सारे जमीन में इनोकुलेट कर दिए, लेकिन ये जीवाणु खाएंगे क्या? तो ये खाएंगे कार्बन। इसलिए फसलों का जितना भी अवशेष हो, फसल खेत से जो चीज निकले उसको खा लीजिए, बेच दीजिए, लेकिन जो फसल अवशेष है उसको बेचना नहीं, फेंकना नहीं, जलाना नहीं। बस आप जीत जाएंगे। और जो आप पर शासन कर रहे हैं, जो आपके साथ गुड्डे गुड़िया का खेल रहे हैं, वो हार जाएंगे। मैं मित्र नेचुरल फार्मिंग में अक्सर कहता हूं कि नेचुरल फार्मिंग में आपको गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं खेलना। आज की तारीख में सारे के सारे लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं
कोई फिटकरी बताता है, कोई हींग बताता है, कोई मट्ठा बताता है, कोई गौमूत्र का छिड़काव बताता है। ये गुड्डे गुड़िया का खेल है। जंगल में तो कोई गाय नहीं है, कोई गौमूत्र नहीं डालता, फिर क्या है। लेकिन यहां पर मैं गाय का आलोचना नहीं करता हूं। खेती में गाय ने हमको अनादिकाल से पाला, लेकिन गाय का मतलब है बैल। बैल से खेती करिए, गाय का दूध पीजिए। और गोबर पेशाब तो मित्र फाइनल प्रोडक्ट है यार उसका। गाय होगी तब ना गोबर पेशाब होगा। अभी तो लोगों ने गाय छोड़ दिया है क्योंकि बैल से खेती नहीं होती है। बछड़ा पैदा हो गया तो क्या करेंगे। भैंस पालते हैं, भैंस का दूध महंगा बिकता है, गाय का दूध महंगा कोई लेता नहीं है। तो गाय के पालने में कोई प्रॉफिट नहीं है किसान को, क्योंकि जो किसान गाय बैल पालेगा और गोबर की खाद डालेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं लेगा, तो उसको कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। गाय का दूध 30 रुपये लीटर बिकता है, इसलिए दूध की बिक्री नहीं है, दूध से कुछ का काम नहीं चलता है। बैल से खेती नहीं हुई, ट्रैक्टर के कृषि यंत्रों पर अनुदान सरकार दे रही है, तो गाय कोई क्यों पालेगा। आज तो हाल ये है मित्र, जो जमीन को बिगाड़ेगा उसको सरकार सब्सिडी देगी, जो जमीन के नीचे का पानी लूटेगा उसको बिजली का बिल फ्री लग जाए, हमारा बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। तो यानी कि जो जमीन का पानी लूट ले, जो जमीन को बंजर बना दे, उसको सरकार सब्सिडी दे रही है। जो जमीन का पानी ना लूटे उसको कुछ नहीं, जो फर्टिलाइजर ना ले उसको कुछ नहीं। लेकिन मित्र, नीतियां जागे या ना जागे, आपको जागना है, क्योंकि आपके बच्चों का सवाल है। मैं फिर बोलता हूं, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। किसान भाइयों, अपनी ज़मीन को फर्टाइल बनाइए, जंगल जाइए। और जंगल का मतलब जैसे मैंने बताया कि मैं आज के 2009 से 2014 के बीच में बहुत जंगल घूमा, वहीं से मिट्टी ला के जीवामृत बनाया। लेकिन आज मैं किसानों से कहता हूं कि आपके गांव में, मरघट में, शमशान घाट में कहीं ना कहीं यहाँ भूत रहता है, चुड़ैल रहता है, ऐसे जहाँ स्थानों में 10, 12, 15 पेड़ खड़े होते हैं, नीम का, बबूल का, जामुन का, पाकड़ का, पीपल का, बरगद का झाड़ झंखाड़ होता है, कोई जाता नहीं है, वो भी जंगल है, वहाँ से मिट्टी ले आइए। क्योंकि झांसी आना सबके लिए संभव नहीं है। मुझे उम्मीद है मेरी ये बात आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।